सोने के वरक के पीछे छिपा भेड़िया, भाग दो। सारिका का दिल धड़क सा उठा। उसने एकदम से स्वीटी को आवाज़ दी तो मोहित ने अचकचा कर उसे एकदम छोड़ दिया। उस 12 साल की कमसिन लड़की को समझ ही नहीं आया कि उसके अंकल को अचानक क्या हुआ। तुम्हें दीदी बुला रही है, कहकर सारिका ने एक नज़र मोहित पर डाली। वे कुछ घबराए से थे, जैसे चोरी करते पकड़े गए हों। पर खाने के समय सारिका ने ध्यान दिया कि मोहित सामान्य ढंग से ही बात कर रहे थे, जबकि स्वीटी अंकल अंकल कहती उनके आगे पीछे घूम रही थी। मोहित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सारिका को अपनी सोच पर शर्मिंदगी सी होने लगी थी। धीरे धीरे मोहित की बातों का जादू सारिका के पूरे परिवार पर चल गया। शब्दों की मिठास और अपनेपन से हर कोई उनसे प्रभावित हो उठता। माँ तो मोहित पर निछावर थी। उन्हें लगता था कि उनका दामाद नखरों और अकड़ से दूर बेटे जैसा है, और सारिका की बहन निहारिका तो उनके आगे पीछे ही घूमती रहती। मोहित निहारिका के लिए आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्गर जैसी ढेरों चीज़ें ले जाते तो वह खिल उठती। दोनों जीजा साली की खूब छेड़छाड़ चलती। सारिका खुश थी कि मोहित उसके परिवार को अपना मानते हैं और खूब घुल मिल गए हैं। पर कुछ ही समय बीता था कि मोहित की सच्चाई सारिका के सामने खुलने लगी। वे ज़बान से जितने मीठे थे, उनकी सोच उतनी ही जहरीली थी। औरत उनके लिए ऐसा खिलौना थी जो मर्दों के खेलने के लिए बनाई गई थी। उनके दिल में रिश्तों की कोई इज्जत नहीं थी। उनकी माँ की लापरवाही के कारण उनके पिता के मुंह से निकले अपशब्दों ने इस रिश्ते की इज्जत भी ख़त्म कर दी थी। फिर उनकी कोई बहन भी नहीं थी। नौकरों की संगत और आज़ाद माहौल ने उनकी सोच को गलत दिशा दे दी थी। एक बार किसी गर्भवती स्त्री को देख उन्होंने इतना भद्दा मजाक किया कि सारिका शर्म से गड़ गई। पर उसके बाद तो जैसे मोहित की सारी झिझक खत्म हो गई। वे रात चलती लड़कियों, वे फिल्मी हीरोइनों पर ऐसी ऐसी बातें कहते कि सारिका का खून खौल उठता। उसकी नाराज़गी देखकर वे बात को मजाक में टाल देते। मोहित को देखकर कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ऊपर से इतना शानदार व्यक्तित्व रखने वाला इंसान अंदर से इतनी घटिया सोच रखने वाला है। लेकिन सारिका जानती थी कि औरतों से बाहरी तौर पर बहुत सलीके से बात करने वाला यह इंसान जब सारिका से बात करने वाली महिलाओं को छिप छिप कर घूरता है तो उसकी निगाहों में क्या होता है। वह नहीं चाहती कि ऐसी अप्रिय स्थिति कभी भूल से भी किसी के सामने आए। इसलिए वह मोहल्ले पड़ोस की औरतों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहती थी। ना खुद किसी के घर जाती थी, ना किसी का आना पसंद करती थी, और लोग उसे शक्की, घमंडी, बदमिजाज कहने लगे थे। सारिका मन से तो उदास रहती ही, पर कुछ दिनों से उसका तन भी स्थिर सा होने लगा था। आखिर एक दिन चक्कर खाकर गिर ही गई तो मोहित उसे डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी होने की बधाई दी तो मोहित खुश हो गए और उसके नाज नखरे उठाने लगे। यहाँ मत करो, वह मत करना, वजन मत उठाना जैसी ढेरों बातें। कभी कभी सारिका झुंझला भी जाती, पर मोहित उसका ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल रखते। लेकिन सारिका के मन में मोहित के लिए जहर भरता जा रहा था, क्योंकि मोहित ने उसे अपने दोस्तों के सामने आने से मना कर रखा था। उनके हिसाब से उनके दोस्त ऐसी स्त्रियों का मजाक बनाते हैं। दूसरों की स्त्रियों को ऐसी गंदी नज़र से देखने वाले को
अब अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी थी। पति पत्नी के रिश्ते का कितना घिनौना रूप था उनके मन में। सारिका का मन कसैला हो उठता था। पर धीरे धीरे सारिका की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो मोहित ने निहारिका को घर के कामों में मदद के लिए बुला लिया। निहारिका चंचल लड़की थी। घर आते ही उसने सारे काम संभाल लिए। सारिका और मोहित दोनों के काम वह पूरे मन से करती थी। उसके आने से सारिका कुछ निश्चित सी हो गई थी। निहारिका अकेले में डरती थी, इसलिए वह सारिका के पास ही सोती थी। काम करके थक कर वह ऐसी बेसुध होकर सोती कि उसे अपना ही होश नहीं रहता था कि उसके कपड़े कैसे अस्त व्यस्त हो रहे हैं। सारिका ही उसकी चादर ठीक करती रहती। मोहित बराबर वाले कमरे में सोते थे, पर बाहर निकलने का रास्ता सारिका के कमरे में से ही था, इसलिए सारिका निहारिका का विशेष ध्यान रखती थी। एक दिन मोहित किसी दोस्त के साथ घर आए और सारिका से बोले, निहारिका से कहो चाय नाश्ता ले आए, मेरा दोस्त आया है, और हाँ तुम मत आना। सारिका निहारिका को बुलाने गई तो देखा वह गहरी नींद में सो रही थी। उसे देख सारिका का स्नेह उमड़ आया। उसने निहारिका को उठाने का इरादा छोड़ दिया और उसे धीरे से चूमकर रसोई में आकर चाय बनाने लगी। चाय की ट्रे लेकर वह ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खटखटाने जा ही रही थी कि अंदर से आती आवाज़ को सुनकर उसके हाथ थम गए। हाँ, साली आई हुई है। इतनी खूबसूरत है कि मैं तो मदहोश होने लगता हूँ। कभी कभी इतने करीब होती है कि सांसें रुकने लगती हैं। कयामत है यार। वह भी। सारिका के हाथ कांप गए। उसके कानों में धमाके होने लगे। यह आवाज़ तो वह लाखों में पहचान सकती थी। यह आवाज़ निहारिका के प्यारे जीजू की थी, जो उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती थी, और मोहित भी उसे बच्ची गुड़िया कहकर बात करते थे। मोहित की स्त्री जाति के प्रति घटिया सोच को सारिका समझती थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनों के प्रति भी वे ऐसी ही सोच रखते हैं। या उनकी घटिया सोच का हद से गुजरना था। क्या वह सच में बहुत हसीन है? दोस्त पूछ रहा था। हाँ, कच्ची कली है। मोहित आह भर रहा था। वाह यार, सामने अप्सरा है और तू तरस रहा है। दोस्त बेहुदगी से हंस रहा था। नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी वह अभी बहुत छोटी है। मोहित जैसे अपनी मजबूरी पर दुखी था। सारिका के तन मन में जैसे अंगारे सुलग उठे थे। भ्रम के सारे शीशे चूर चूर हो गए थे। वह अपने बेडरूम में आकर पलंग पर ढह गई। उसकी नज़र सोती हुई मासूम बहन पर पड़ी, जो शायद सपने में भी रिश्तों के सुनहरे फ्रेम में कैद उस शैतान की असली सूरत कभी नहीं देख सकती थी। सारिका की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। शर्मिंदगी से सिर झुका था और वे सारी शर्मनाक बातें उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसे अपना होश नहीं रहा। क्या हुआ, क्या हुआ? आंखें खोलो। मोहित उसका कंधा पकड़े हुए थे। सारिका ने आंखें खोली तो मोहित को देखकर उसे लगा जैसे उसके सामने भेड़िया अपनी लाल जबान बाहर निकाले लाल टपकाते हुए खड़ा है। उसके मुंह से जोर की चीख निकली और फिर वह बेहोश हो गई। ना जाने कितनी देर में उसे होश आया। निहारिका उसके पास ही बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सारिका ने मुश्किल से खुद को संभाला। उसका सिर अभी भी दर्द से फटा जा रहा था।
तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय।